हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि इतने वर्षों से जिस चावल को हम वेजिटेरियन समझकर, जिस धान को हम वेजिटेरियन समझकर भाई कंज्यूम कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने उसके एक ऐसे वेरिएंट का निर्माण करा है जो कि बीफ अर्थात गौमांस पर आधारित है। तो शायद जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो, और आश्चर्य आपको तब और भी अधिक होगा जब आप ये पाएंगे कि साउथ कोरियन वैज्ञानिक जिन्होंने इसको बनाया है, उनका यह दावा है कि आने वाले समय में यह मानव की खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो आइए जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं भाई कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले तो जो साउथ कोरिया के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लैब में इस प्रकार के चावलों का जो है वो निर्माण करा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो चावल है इसमें बीफ अर्थात गौमांस की कोशिकाएं होंगी, और यहां ध्यान दीजिए, ये जो कोशिकाएं हैं ये एक्चुअली उस चावल में ग्रो होने वाली हैं, उगने वाली हैं, बनने वाली हैं। यानी कि जो चावल थाली तक पहुंचेगा उस चावल में मांस की कोशिकाएं स्वतः ग्रो होंगी, स्वतः बनेंगी। ये टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है और इसे बेसिकली कर दिखाया है साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने। अब यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं, इस बात को समझिएगा कि ये जो चीज आप देख रहे हैं ये पहली बार नहीं हो रही, ये पहले भी हो चुकी है, बस चावल के साथ ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम है। तो आइए जरा खबर पर पहले हम नजर दौड़ाएं तो यहां आप पाएंगे कि मांस युक्त जो चावल है, यह चावल के लिए कहा जा रहा है कि भाई प्राइमरली ये जो राइस है ये न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्वों से भरा होगा। जहां आप पाएंगे कि जो नॉर्मल राइस होता है इसमें आपको लगभग मेन इंग्रेडिएंट के फॉर्म में स्टार्च और फैट और वसा मिलती है, परंतु यह जो राइस होगा इसमें आपको लगभग 8% से अधिक प्रोटीन मिलेगा, साथ ही 7% से अधिक वसा मिलेगी, और यह उन लोगों के लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा जो लोग बेसिकली 1 डे डाइट पर होते हैं या फिर 1 मील इन अ डे पर होते हैं। यानी कि सुबह के समय दफ्तर को निकल जाते हैं और भाई सीधा शाम के समय उन्हें समय मिलता है अपने स्वास्थ्य या भोजन के लिए। तो उन लोगों के लिए ये डाइट और ये राइस खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसा बेसिकली इसे बनाने वाले साइंटिस्ट का कहना है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि ये राइस बनाया कैसा जाएगा, ये होता क्या है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं। आइए यहां ध्यान से देखिए, ये जो है ये एक्चुअली में कहलाता है कल्चर्ड मीट। क्या होता है कल्चर्ड मीट? तो इसका अर्थ बेसिकली यह है कि यह लैब ग्रोन मीट का एग्जाम्पल है, यानी कि इस मांस को किसी जानवर की हत्या करके उसके शरीर से नहीं निकाला गया है। इस मांस का उत्पादन जो है वो लैब में करा गया है, बायो रिएक्टर्स में हुआ है। मान लेते हैं एक एनिमल है या एक जो है वो जीव है, मान लीजिए वो गाय है या वो पिग है या फिर वो मुर्गी है। इसके शरीर से जो है वो इनकी कोशिकाएं निकाल ली जाती हैं बिना एनिमल को हार्म अर्थात नुकसान पहुंचाए, और इन कोशिकाओं को ले जाकर जो है लैब में ग्रो कराया जाता है। अब ये कोशिकाएं चूंकि एक बायो रिएक्टर में होती हैं, ये कोशिकाएं समय के साथ बिल्कुल उसी तरीके से बढ़ती हैं जिस तरीके से वो किसी एनिमल या किसी जानवर के शरीर के अंदर ग्रो हों। अब उसी प्रकार से जब ये ग्रो होना स्टार्ट होती हैं तो वहां पर मीट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो चलिए एक बात तो आप समझ रहे हैं कि भाई मान लेते हैं कि किसी एनिमल की बॉडी से हमने उसके सेल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए और निकाल लिए, उन्हें लैब में ले जाया गया और उससे मीट बनाया गया जिसे हम कल्चर्ड मीट या लैब ग्रोन मीट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? पर अब प्रश्न यह आता है कि लैब ग्रोन मीट का हमारे जो राइस हम देख रहे हैं इसके साथ क्या कनेक्शन है। तो यहां ध्यान से देखिए, जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि भाई हम जो है जो सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं या वो कोशिकाएं जो बेसिकली गौमांस का उत्पादन करने वाली हैं, उन कोशिकाओं को इंजेक्ट करने वाले हैं राइस के अंदर। और करने वाले हैं क्या भाई, कर दिखाया है। उन कोशिकाओं को राइस के अंदर इंसर्ट करा जाएगा,
और उस पूरी राइस को जो है वो मछली के जिलेटिन से कवर करा जाएगा। अर्थात ये एक चावल का अगर दाना है तो इस दाने को जो है वो कवर करा जाएगा जिलेटिन से, और ये जो जिलेटिन है ये जिलेटिन आएगा भाई मछली से। जिलेटिन आपने शायद नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं बस आपको इतना बता दूं कि जो आप कैप्सूल्स देखा करते हैं जिसे सामान्यतः बीमार पड़ने पर कंज्यूम करा जाता है, अधिकांशतः कैप्सूल इसी प्रकार के जिलेटिन से बनते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांशतः जो कैप्सूल्स होते हैं उनका जो बाहरी कठोर आपको कवर दिखाई देता है जिसके अंदर दवाई भरी होती है भाई, वो जो कठोर शेल है वो बनता है जिलेटिन से। और ये जिलेटिन जो मवेशी हैं या जो जानवर हैं उनके शरीर से जो खाल निकाली जाती है उसे उबाल कर एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में प्राप्त करा जाता है। नो डाउट ये एक शाकाहारी मैनर से भी प्राप्त होता है, बट कॉस्ट 10 गुना से अधिक हो जाती है। तो सामान्यतः जो कंपनियां हैं वो एनिमल बेस्ड जिलेटिन का ही उपयोग करती हैं। कई कंपनियां ये दावा भी करती हैं कि भाई वो एनिमल बेस्ड नहीं, प्लांट बेस्ड जिलेटिन का उपयोग करती हैं। इसके लिए प्लांट का भी सेम प्रोसेस से जो है वो जिलेटिन निकाला जाता है। अब वही जिलेटिन जो एनिमल से निकलता है उसे एक परत के रूप में जो है वो चढ़ा दिया जाएगा राइस के ऊपर, और फिर इसमें इंसर्ट करा जाएगा उन सेल्स को, उन कोशिकाओं को जो बेसिकली मांस का निर्माण करेंगी, यानी कि मीट का प्रोडक्शन करेंगी। और ये जो मीट प्रोड्यूस करने वाली कोशिकाएं हैं ये अंदर जाकर इस जो परत जिसे हम जिलेटिन कह रहे हैं इसे कंज्यूम करेंगी खाने की तरह, और इसे कंज्यूम करते हुए ये कोशिकाएं बढ़ेंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे मीट बनता है। और चावल में आपको मीट की एक अलग लेयर मिलने वाली है, और फिर ये जो राइस होगा ये राइस ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, यानी कि इसमें ना केवल गौमांस होगा, इसमें जिलेटिन की एक परत भी होगी, वसा भी अधिक होगी, प्रोटीन भी अधिक होगा। और यहां पर ये जो प्रोडक्शन है ये एक बड़ा चेंज ला सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक नैतिक प्रश्न का भी उत्तर देता है, एक मॉरल क्वेश्चन का भी उत्तर देता है। और मॉरल क्वेश्चन कहीं ना कहीं यह भी है कि मानव को यह महसूस जरूर होता है कि भाई हम जो है वो एक जानवर की हत्या करके उसके मांस को कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो नैतिक विडंबना या एक जो कॉन्ट्रडिक्शन माइंड में क्रिएट होता है, एक विरोधाभास आता है आनंद और उसके परिणाम के रूप में, उस विरोधाभास, उस कॉन्ट्रडिक्शन और उस विडंबना से बाहर आने का एक रास्ता हमें बेसिकली फूड टेक में दिखाई देता है या बायोटेक्नोलॉजी में दिखाई देता है। परंतु अगर आप इस बारे में विचार कर रहे हैं कि जानवरों के अगेंस्ट होने वाली हिंसा, क्रूएलिटी, वो इस या आप कह लीजिए मीट कल्चर या फिर माफ कीजिए कल्चर्ड मीट या फिर जो है वो हमारे इस प्रकार के मीटी राइस से कम हो सकती है, तो यहां मैं आपको बता दूं कि इससे कम होने की संभावना काफी हद तक लिमिटेड है। इसका रीजन आपको दिखाई देगा साउथ कोरिया में ही, जहां पर इसे बनाया गया है वहां पर ही संवर्धित मीट बैन है, कंज्यूम के लिए अलाउ नहीं है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वहां परमिशंस नहीं दिखाई देंगी। अब कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे सिंगापुर आपको दिखाई देगा, आपको जो है वो यूएसए दिखाई देगा, जहां पर एक बहुत बड़ा मार्केट है कल्चर्ड मीट का, लेकिन कई देशों में आज भी ये बैन है। कहीं ना कहीं इसका कारण इसमें अभी और भी ज्यादा विकास की गुंजाइश है, डेवलपमेंट के बहुत सारे अभी आयाम खुलना बाकी है। पर नो डाउट कि ये एक रिवॉल्यूशनरी वर्क है बेसिकली उन लोगों के लिए जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहते हैं। नो डाउट कि भाई वो लोग जो वास्तविकता में प्योर वेजिटेरियन हैं या फिर पूरी तरह से शाकाहारी हैं, याद रखें उनके लिए ये प्रश्न जो है वो नैतिक प्रश्न हमेशा बना रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चावल में मांस तो है ही। यहां मैं आप सभी को एक बात इंडिकेट करूं, याद रखिए कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और इसके बहुत सारे आधार हैं, और मैंने इस पर सेपरेटली डिस्कशन भी करा है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हैं तो हमें शाकाहार की ओर बढ़ना ही होगा। जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है उन्हें छोड़ना होगा, क्योंकि पहले जानवर जो है, आप इस बात को जो है वो फील करने का प्रयास करें कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कृषि करता है, और कृषि भूमि का एक सबसे बड़ा परसेंटेज ह्यूमंस जो खाते हैं उसे बनाने में नहीं जाता।
वो प्रोडक्ट जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं डियर, उसमें ये यूज नहीं होता। वो यूज होती है भूमि उस उत्पाद को बनाने में जो एक जानवर खाता है। यानी कि 35 किलो राइस में एक व्यक्ति जो है वो शायद 2-4 महीने तक अपना भोजन आराम से चला सकता है, परंतु वो 35 किलो अनाज मनुष्य नहीं एक जानवर खाएगा, और ऐसा वो 2-3 सालों तक खाएगा, तब जाकर वो इतना बड़ा होगा कि उसे मानव एक हफ्ते में खा सके। यानी कि हम कई टन अनाज एक हफ्ते में ही कंज्यूम कर जाते हैं जब हम एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, और इस दौरान एनिमल को एक लाइफ स्टॉक के रूप में मेंटेन करने में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड, कई टन मीथेन पूरे वर्ल्ड में इमिट होती है। यानी कि कहीं ना कहीं कृषि भी, कहीं ना कहीं पशुपालन भी, जो है एनिमल हस्बेंड्री भी, भाई ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है, और ये प्रमोट करा जा रहा है आज के समय, जिसका एक उत्तर की तरह आप इस बायोटेक्नोलॉजी को, इस फूड टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। नो डाउट साउथ कोरिया में फिलहाल ये बैन है, परंतु साउथ कोरिया के द्वारा 2022 में इसमें एक बड़ा निवेश करा गया है, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में साउथ कोरिया जो है वो इसमें कुछ ना कुछ चेंज करेगा, और अपने नेशन में भी जो संवर्धित मीट है, या फिर आप कह लीजिए लैब ग्रोन मीट है, या कल्चर मीट है, इसे अलाउ करने वाला है। क्या राय है आपकी इस बारे में कि इंडिया को कल्चर मीट के बारे में क्या लॉज बनाने चाहिए? क्या है आपका ओपिनियन रिगार्डिंग ये नैतिक जो विडंबना है? खाने की लालसा भी है, परंतु जो दिमाग है वो जानता है कि एक हिंसा का प्रोडक्ट है। कमेंट सेक्शन पे जरूर अपनी राय मेंशन करिएगा, और साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज अभिनव बौरे ज्योग्राफी को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी मैपिंग के वीडियोस के सारी पीडीएफ से लेकर जो भी मैं इवेंट अभी आपके सामने कंडक्ट कर रहा हूं, इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इतना ही नहीं, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार के प्रश्न सताते हैं, या कोई डाउट्स हैं, या कुछ क्वेरीज हैं जो आप जानना या पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही ध्यान दें, अगर आप आईएएस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो, और आप ये चाहते हैं कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपको ना केवल 300 प्लस मार्क्स दिलाए आपके मेंस में, बल्कि आपका ऑप्शन ऐसा हो जो आपके यूपीएससी के प्री में भी आपकी हेल्प करे, भाई जीएस में भी आपकी हेल्प करे, तो वेलकम। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके सामने है, भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। एक ऐसा ऑप्शनल जो हाईली डोमिनेट करता है यूपीएससी के प्री को। आप देख लें, हर वर्ष प्रश्नों की संख्या ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को कलेक्टिवली मिलाकर देखें तो 30 से 35 प्रश्नों की है। वो प्रश्न जो सभी के लिए कठिन है, आपके लिए नहीं। Why? बिकॉज ये ऑप्शनल आपको हेल्प करने वाला है आपके प्री क्वालिफाई करने में। सामान्य अध्ययन के स्तर से कई गुना अधिक स्तर पर आप ज्योग्राफी को, एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, जिस कारण आपके लिए जो प्री में आने वाले प्रश्न है इस सब्जेक्ट से वो खासा आसान होने वाले हैं। आप बहुत आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। आप चाहें तो इन बैचेस में ज्वाइन हो सकते हैं। यहां ध्यान दें, ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं तो 30 जून से पहले ही से ज्वाइन कर लें, और साथ ही ए के लाइव कोड का ही यूज करते हुए आप इन बैचेस को ज्वाइन करें। जो दी गई प्राइस है 15,999, ये तभी आपको देखने को मिलेगी, अन्यथा की स्थिति में प्राइस आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक ऐसा ऑप्शनल जो आपके प्री को डोमिनेट करेगा, आपके मेंस का जीएस पेपर 1 पूरी तरह से कवर करेगा, और साथ ही आपके मेंस में आपको 300 प्लस मार्क्स दिलाने की स्ट्रेटेजी के साथ आपको डिलीवर करा जाएगा। वो डियर आपका वेट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट जो एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, समझ के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, मेहनत के आधार पर, मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।